प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, जिसमें से आज का टॉपिक है प्योर कैपेसिटिव। अगर इसके पहले का दोनों को नहीं देखे तो जाकर देखो, क्योंकि यार इसको समझ लियो तो इसको भी समझ लोगे, बहुत इजी वे में बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला काम कि गाइस जो आपका प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट है, जिस तरीके से आपने प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट एंड प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट को में वेव फॉर्म, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से गाइस हम प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट को उसके क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम द्वारा, वेव फॉर्म द्वारा, फेजर डायग्राम के द्वारा हम उसको शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाइस यहाँ पे क्या दिखा, एक सर्किट है जिसमें एसी सप्लाई का सोर्स दिखाया गया है। इसका इक्वेशन भी दे दिया गया, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी होगा। आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी एक कैपेसिटर से होते हुए। तो ये हो गया भाई इसका क्या, सर्किट डायग्राम। अब हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वेव डायग्राम पे। वेव डायग्राम क्या होता है गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर V और I को दिखाया गया है, यहाँ पे ओमेगा टी लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस क्या दिखेगा, इसके ओरिजिन से वोल्टेज हमेशा निकलेगा, चाहे वो एसी हो, मतलब रजिस्टिव हो, इंडक्टिव कैपेसिटिव, हमेशा धारा हमारी लीड लाइन में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज इस तरीके से चलेगा, पाई 0 पाई 2 पाई, ठीक है, 0 पाई 2 पाई। और यहाँ से जो ऊपर वाला इक्वेशन ये देखो Vm, यहाँ से मतलब इसके पॉइंट को दिखाया, यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज है और यहाँ से करंट हमारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से देखो स्टार्ट हुई है तो मैक्सिमम यहाँ करंट पे थी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से करंट देख लो और इसके मध्य से ही गुजारना है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री लीडिंग होती है। इसका आपको ध्यान रहे, नहीं कि यहीं से ऐसे गुजार दे, नहीं, इस दोनों के बीच से गुजारना होगा, ठीक है। फिर यहां पर भी आके इसको देखो थोड़ा बीच से लग रहा है, मतलब यहां पे जब जाएगा ऐसे कर्व बनाते हैं, यहां बीच में जाएगा। तो जो पहला इक्वेशन होगा वो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी हो जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन जो होगा गाइस I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। मतलब 90 डिग्री लीडिंग की बात की जा रही है। फेजर डायग्राम को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो यहां पे वोल्टेज आपका स्थिर है, करंट आपकी 90 डिग्री लीड करती है। इन केस कैपेसिटर, अगर प्योर कैपेसिटर के केस में तो I इक्वल टू 1, देखो ध्यान देना, याद कर लेना, V अपान में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, V शायद लिखा गया, मैं एक बार देख के कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ V अपान में 1/ओमेगा C लिखा गया है, ये इसका इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ 1/ओमेगा C है, एक रेजिस्टेंस की बात करता है, काम करता है कैपेसिटर सर्किट्स में, ठीक है। अब गाइस इतना तो समझ लिए, तो इसके बारे में कैसे लिखना है, कैसे गाइस इसके बारे में पूरा लिखोगे, इसके बारे में अब आप समझ लीजिए। एक शुद्ध संधारित्री परिपथ में केवल धारिता का गुण होता है, एक शुद्ध संधारित्री परिपथ में केवल कैपेसिटेंस का गुण होता है, तथा प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व का गुण जो होता है, मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का गुण उसमें नहीं होता है, ओनली कैपेसिटेंस का गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है। चित्र में एक संधारित्र, उपरोक्त चित्र जो आपको दिख रहा है, चित्र में एक संधारित्र जिसकी धारिता C फैराड है, चित्र जो संधारित्र है जिसकी धारिता C फैराड है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती क्या गया है, वोल्टेज से, मतलब एसी सप्लाई से जोड़ा गया है, जिसका तात्क्षणिक मान V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी है, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए, इक्वेशन को याद कर लीजिए क्योंकि सब में सेम था। वहां पे गाइस हम दूसरे तरीके से किए थे, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है तो वहां पे हमने जो बात की थी, मैं बता दूं आपको किसकी मदद से हमने किया था। वहां पर हमने शायद वोल्टेज की मदद से किया था, इस तरीके से हमने करंट को निकाला था तात्क्षणिक मान की मदद से। लेकिन यहाँ थोड़े से हम लोग दूसरे तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग जो तात्क्षणिक आवेश यदि संधारित्र पर संचित, ठीक है, संचित तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस जो आपके चार्ज है Q हो, तो Q इक्वल टू C भी आपने पढ़ा है पहले से, कैपेसिटर यही होता है, C धारिता है, V वोल्टेज है और यहाँ पे Q आवेश है। अगर गाइस परिपथ में जो हमारी सर्किट्स है उसमें क्या, कौन सी जो हमारी प्रवाहित करंट है, फ्लो होने वाली करंट है, उसका जो तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वो I इक्वल टू dt, मतलब Q, जो dQ अपॉन dt, मतलब जो Q का हमने क्या किया, अवकलन कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। सो गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो Q था उसकी वैल्यू रख देंगे, D इक्वल टू C भी हो जाएगा। गाइस यहाँ पे जो C है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ओनली V बचेगा। अब आप यहाँ पे देखो उतार लिया गया, लेकिन V की वैल्यू लिख दी गई, Vm sin ओमेगा टी हो जाएगा। गाइस जैसे आपको इतना पता चल गया तो C यहाँ पे हो जाएगा Vm, ध्यान देना, इसको Vm बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि Vm भी तो एक कांस्टेंट ही होगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पे गाइस Vm sin ओमेगा टी, जो इसमें ओमेगा टी है, ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में तो हमारा अवकलन होगा, डेरिवेटिव होगा, तो इसका जब अवकलन करोगे sin ओमेगा टी का तो cos ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन ओमेगा टी का जब गाइस
सो गाइस अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है देखो ये चीज आ जाएगा भाई सी वी एम देखो ये भी जो है ये हम सफिक्स में है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज की बात की जा रही है, ठीक है, कास ओमेगा टी हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू वी सी, देखो वी सी मतलब ए ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा सी वी एम हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो साइन यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे जो कॉस था उसको हमने साइन में चेंज कर लिया। बिकॉज ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो एसी सप्लाई होती है वो साइन वेव में चलती है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता। अगर गाइस आपको सोचना कोई कहे कि भाई बताओ कि इसकी वैल्यू अधिकतम कब होगी, तो आप यही कहोगे कि साइन जो वेरी करता है 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। अगर मैं साइन जो ये पूरा साइन की वैल्यू है इतने का मान अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, अपने से मान करके यदि 1 रख दूं, तभी हमारे करंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो गाइस इसलिए आई एम इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम हो जाएगा, ओमेगा सी वी एम हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आई एम का मान रख दे, मतलब जो आई एम था ना इसको, मतलब इतनी जो वैल्यू थी ए वाले इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में हम मतलब इस वाले सूत्र में यहाँ जो आया चीज उसमें हम ले जाके रख देंगे। तो इतने की जगह पर क्या आई एम हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 का एक कंडीशन होता है कि ये लीड कर रहा है भाई, प्लस चिन्ह आ गया तो लीड कर रहा है, इक्वेशन 2 हो गया। अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। तो आगे गाइस ये कहा जा रहा है कि समीकरण 1, समीकरण जो इक्वेशन यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 आया था, और गाइस यहाँ पे जो आपका है इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 2 आया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना की, कंपैरिजन किया, उससे हमें यह पता चला कि शुद्ध संधारित्री परिपथ में, कि शुद्ध संधारित्री परिपथ में धारा सदैव वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी मतलब लीडिंग होती है, 90 डिग्री लीडिंग होती है। एवं दोनों के बीच, एवं गाइस अगर मैं बात करूं दोनों के बीच जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। दोनों के बीच जो कलांतर है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इसमें पावर कितनी होगी। जी हाँ, पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटिव भाई चाहे इंडक्टिव चाहे रेजिस्टिव कोई भी हो, लेकिन पावर तो पता होनी चाहिए इसमें पावर कितनी होती है। तो हम यहाँ पे तात्क्षणिक शक्ति मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, P इक्वल टू वी आई सबको पता है, चलिए सही बात है। अब देखो क्या करेंगे, V की वैल्यू पता है हमें, I की वैल्यू मतलब यहाँ स्मॉल वाला बना लेना क्योंकि स्मॉल में लिए थे, ठीक है। तो V और I की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ध्यान देना ये दोनों से मतलब रजिस्टिव और जो कैपेसिटिव, रजिस्टिव और इंडक्टिव से थोड़ा भिन्न इसका सूत्र दिखेगा, ठीक है। तो वी एम साइन ओमेगा टी इस तरह हो जाएगा, देखो वी एम आई एम हो जाएगा, साइन दोनों साथ में रखते हैं। करेंगे क्या गाइस, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे, तो एक भाग वाला जो है मतलब जो यहाँ डिवाइड किए हैं ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ 2 साइन, ध्यान देना 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना कॉस, ध्यान देना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब एक प्रकार की इक्वेशन। गाइस आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और हमने इंटीग्रेशन वाली वीडियोस में जब फार्मूला बताया था तो हमने बता दिया था ये चीज कैसे आती है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया, इसका ध्यान रखें, साइड में फार्मूला भी नहीं लिखा गया। अब देखिए, अब गाइस जब उस सूत्र जो आपको अभी दिखा था, इस सूत्र को गाइस जब आप हल करोगे ना, इस सूत्र को जब हल करोगे तो P की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको, 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। अतः गाइस शुद्ध संधारित्री परिपथ में यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो शक्ति व्यय है वो शक्ति व्यय क्या होती है, 0 होती है। अर्थात शक्ति यानी जो हमारी पावर है, पावर की फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई, जो हमारी सप्लाई आती है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 गुनी होती है, इसका आपको ध्यान रहे। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि धारिती परिपात। धारिती परिपात का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वहां पर हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, अब यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक्सएल इज इक्वल टू होता है, ध्यान देना एक्स इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है ना। तो अब देखिए चूंकि संधारित्री, ठीक है, संधारित्री परिपथ में, ठीक है, यहाँ कैपेसिटिव सर्किट कर लीजिए, इंग्लिश वाला सही रहेगा, थोड़ा हिंदी में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। संधारित्री परिपथ में आई एम इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम, ये होता है कि नहीं होता भाई, होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आई एम इज इक्वल टू क्या, मैं वी एम बटे, देखो टोटल के बटे 1 अपन ओमेगा सी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं भाई, क्योंकि अभी ये चाहे तो ऊपर जाकर के वही पुनः चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे
उपरोक्त समीकरण जो आपको ये समीकरण दिख रहा है ना, उपरोक्त समीकरण में यानी ऊपर दिया गया समीकरण में 1/ω c है। यह क्या करता है परिपथ में, एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस की भांति बिहेव करता है, कार्य करता है, ठीक है। एवं धारा जो हमारी फ्लो होगी, मतलब बहेगी धारा भाई, करंट प्रवाह का जो विरोध करेगा यही चीज, ठीक है। और इसे ही संधारित्र का, कैपेसिटर का प्रतिघात या धारिती प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको गाइस हम क्या करते हैं, यक्षसी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, इसके जो मात्रक यूनिट होती है वो ओम में होती है। किसमें, क्योंकि एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही तो होता है भाई, लेकिन एसी केस में होता है। अंतर इतना है, जो आपका डीसी में रेजिस्टेंस है उसको यक्ष से दिखाते हैं, मतलब आर से दिखाते हैं, जबकि एसी में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको यक्ष से दिखाते हैं। अंतर यही इतना है। तो गाइस हम यक्षसी इज इक्वल टू 1/ω जो है 1/ω लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का रेजिस्टेंस है लेकिन एसी में है, ठीक है, एसी सर्किट में है, तो ओम मात्रक आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगी। सो गाइस जिस तरीके से हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, आपने फिजिक्स पढ़ा, उसमें जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन आया था तो वहां पे हमने इस टाइप के फार्मूले को डिराइव किया था। तो वहां हमने ओमेगा को देखा था, ओमेगा 2πf होता है, 2πn होता है, तो ठीक है, n जो आपका होता है कोई दिक्कत नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 2πf फ्रीक्वेंसी है और आपका c है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 1/2πfc हो जाएगा, ओमेगा मतलब ओम, ठीक है, ओमेगा नहीं ओम इसका आपका मात्रक हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोई डाउट्स है या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान देना अगला टॉपिक जो 32वां पार्ट होने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में तीनों का कंपेरिजन करके बताएंगे, सो आपको तीनों अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगला पार्ट देखना ना भूलें। चलता हूँ आज के लिए, मिलते हैं कल 32 नंबर वाली पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।